डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स के बारे में है, इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3.1 है हमारे पास। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू। तो बेसिकली जब हम किसी स्टोन को किक कर रहे हैं तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब वो भी हम पे ऑपोजिट और इक्वल फोर्स लगाएगा, जैसा कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है वो यही है, एक्शन रिएक्शन का फिनोमेना है। तो इनर्शिया वेलोसिटी मोमेंटम वाला फिनोमेना नहीं है ये, बल्कि डी ऑप्शन रिएक्शन हमें मिल रहा है अपने एक्शन का। तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। 3.2 को अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। तो बेसिकली ये भी लॉज ऑफ मोशन में से ही फर्स्ट लॉ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा अनटिल के उस पर कोई नेट फोर्स लगे, और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो वो मोशन में रहेगा अनटिल के उस पर कोई नेट फोर्स लगे। अब ऑप्शंस में से अगर हम देखें सिचुएशन को, तो ऑप्शन में दी गई है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। कब तक वो अपना कंटिन्यू रख सकता है मोशन? जब तक कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल लग रही है। अगर अदर देन ज़ीरो फोर्स लगेगी तो उसका मोशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। बी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। 3.2 MCQ की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मसला है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा गया है, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अगर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। फोर्स जो है वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे लिखी होनी चाहिए थी। उस लिहाज से ये MCQ जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा फॉल्ट था, ये मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दिया जाए। नेक्स्ट 3.3 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डिफरेंस पढ़ा था चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे फ्रिक्शन है तो इसमें कॉन्टैक्ट में टू सर्फेसिस का आना लाजमी है। एयर रेजिस्टेंस में भी जब तक कोई बॉडी एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी रेजिस्टेंस शो नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें आपको पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में डेवलप होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इनका कांटेक्ट में होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू है। टेंशन इन द स्ट्रिंग में भी कांटेक्ट में आना लाजमी है। स्ट्रिंग से कोई चीज़ कांटेक्ट में होगी तो वो टेंशन क्रिएट करेगी स्ट्रिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट 3.4 है हमारे पास। 3.4 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट अ सॉलिड वॉल एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। इट्स मोमेंटम p आफ्टर कोलिजन विल बी, p नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन दी गई है वो बेसिकली ये सिचुएशन है कि एक बॉल है, ठीक है, वो जाके हिट कर रही है वॉल के साथ। ठीक है, तो एक मोमेंटम है उसके अंदर जिससे उसने जाके वॉल को हिट किया। उसके बाद अब वो वापस भी यहाँ पे आ रहा है कि सेम वेलोसिटी से वापस भी आ रही है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है। अब बॉल का जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, वो है mv के ऊपर, मैस और इसी तरह वेलोसिटी। अब मैस जो है वो दोनों सेम बॉल हैं तो दीवार से हिट करके बॉल का जो मैस तो चेंज नहीं होता, और वेलोसिटी भी वो बता रहे हैं कि सेम से ही वापस आया। इट्स मीन जितना मोमेंटम बॉल जिस मोमेंटम से जाके वॉल से हिट की है उसी से ही वापस आ रही है। मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो सेम रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब वापस आएगी तो मोमेंटम या p की हम डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट शो करने के लिए उसके साथ नेगेटिव लगाएंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये ट्रू है कि मोमेंटम तो इक्वल ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से नेगेटिव का साइन आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है 3.5। 3.5 में पूछा जा रहा है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज। तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन जो है बुक के अंदर भी दी गई है, उसमें बस इतना है कि पार्टिकल की जगह दो बॉल विद सेम मास जो है वो शो करवाई गई हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि अगर एक बॉल जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है और वो रेस्ट में है तो हम उसको यूँ लिखेंगे कि v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और वो आके अगर इस बॉल को हिट करेगी तो इस बॉल के अंदर मास और वेलोसिटी यानी क्या है बेसिकली मोमेंटम, वो सारा जो है इस बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मास क्योंकि सेम है तो चेंज क्या आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसकी जो वेलोसिटी है ज़ीरो वो इस बॉल में चली जाएगी और इसकी जो वेलोसिटी v है वो इस बॉल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटीज़ जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। मास तो ऑलरेडी दोनों का सेम है और इससे क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये सिनेरियो जो है वो अक्सर आप स्नोकर अगर आपने देखी हो तो उसे खेलते हुए भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जिस बॉल से हिट करवाया जाता है वो वाली बॉल जाके दूसरी बॉल की जगह पे स्टॉप हो जाती है और दूसरी बॉल आगे मूव करना शुरू कर देती है उसी वेलोसिटी से। तो ये एक वाज़े आपको एग्जांपल भी मिलती है। तो इस लिहाज से अगर आप सोचें तो फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.6 जी। तो 3.6 MCQ को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें पूछा जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। जो कंजर्वेशन है लीनियर मोमेंटम की वो किसके इक्वल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और नॉन ऑफ दीज। तो ये जो MCQ है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप टीचर्स के रिव्यू भी देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन जो हैं वो मार्क करवाए जाएंगे। कुछ टीचर बी ऑप्शन को रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ सी ऑप्शन को रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैं इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसमें इसकी हमने डेरिवेशन भी की है बुक के अंदर। जो हमारा टॉपिक है मोमेंटम वाला, उसके अंदर हम चेंज इन मोमेंटम को F के इक्वल हमने रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अगर नेट फोर्स जो है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है सिस्टम पे, यानी कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो एक्ट कर रही है, तो चेंज इन मोमेंटम भी नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, मतलब मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो ये एक्सप्लेन कर रही है मैथमेटिकली कि मोमेंटम डज नॉट चेंज, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली ड्राइव भी कर रही है न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब थर्ड लॉ को देखते हैं। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। बट इट डज नॉट प्रूव और ड्राइव इट मैथमेटिकली। ये एक्सप्लेन तो कर रहा है वाई मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, लेकिन मैथमेटिकली इसको जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेकंड लॉ जो है वो हमें मैथमेटिकली भी ड्राइव करके देता है इक्वेशन के क्यों मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो जस्ट एक्सप्लेन करता है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं देता। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पे प्रेफर करूँगा ऑप्शन बी को, क्योंकि ये बेसिकली ड्राइव करके डेरिवेशन से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो मैं बी ऑप्शन को मार्क कर रहा हूँ, आप सी ऑप्शन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3.7। इसमें पूछा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। A constant force then act for 5 seconds on the object and give it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction. The force acting on the object is। तो बेसिकली इसमें हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर जो डाटा हमें गिवन है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड थी। और ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से इसमें हम नेगेटिव का साइन जो है साथ लगाएंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
मास जो है वो 5 kg था और टाइम जो गिवन था वो 5 सेकंड था। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ना, कि किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी वो -2 थी और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 थी, तो -10 किया। अब माइनस माइनस प्लस होने की वजह से आंसर जो है वो हमारे पास 12 आया प्लस करके, और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन हमने पुट कर दिया। डिवाइडेड बाय 5 किया तो 2.4 हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हम यूज़ करेंगे फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत इजी है, F = ma। तो एक्सेलरेशन मिल गई है, मैस हमें गिवन है, मैस 5 kg था, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 2.4 नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ गई -12 न्यूटन। तो हमारा जो आंसर है वो -12 न्यूटन है जी। तो हमारे पास सी ऑप्शन में -12 न्यूटन फोर्स जो है वो गिवन है, तो सी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट 3.8 है, इसमें पूछा जा रहा है अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमिन। तो ये बेसिकली हमने इम्पल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो लार्ज फोर्स अगर एक्ट कर रही है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम को जो है वो डिटरमिन करना ज़्यादा इजी होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। 3.9 में पूछा जा रहा है लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सर्फेसिस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट जो है वो दो सर्फेसिस के दरमियान इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। लुब्रिकेंट ऐसा क्या करता है, डिक्रीज टेम्परेचर, एक्ट एज बॉल बेयरिंग, प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, प्रोवाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन। तो बेसिकली जो लुब्रिकेंट होता है वो प्रिवेंट करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस को। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास ट्रू है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे जी। तो ये थे हमारे MCQs, आई होप सो आपको समझ आए होंगे। लास्ट ऑप्शन को मैं रिमूव करके ज़रा सी ऑप्शन पे डायरेक्ट लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जी। तो MCQs के बाद अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला अगर हम देखें 3.1, तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। एक फोर्स के थ्रू किस तरह के चेंजेस जो हैं मोशन में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जी। तो बुक से अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 53 है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हेडिंग है 3.1। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स क्या कर सकती है, बेसिकली दैट स्टार्ट कर सकती है मोशन को, स्टॉप कर सकती है, और चेंज द मैग्नीट्यूड, या किसी भी मोशन का मैग्नीट्यूड जो है उसको चेंज कर सकती है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, या डायरेक्शन किसी भी वेलोसिटी की चेंज कर सकती है। तो बुक में अगर आप बुक से आंसर देखना चाहते हैं तो ये है। मैं शॉर्ट नोट से भी आपको इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना ये ऊपर वाले जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर बुक है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बुक के पेज 53 पर ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स दी गई हैं। ये आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इसमें फ्रिक्शन आ जाती है, नंबर 2 पे ड्रैग, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, और इसी तरह एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ये तमाम जो हैं आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जांपल हैं। मैं शॉर्ट नोट्स से भी इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे 3.2 आप देख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स या ड्रैग फोर्स आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह अब हम नोट से ही जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बार बार बुक से जो ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है।
3.3 है एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, तो कब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। इसका आंसर ये है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो बेसिकली हमें ये बताता है, इन फ्री स्पेस देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स लाइक फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ the object will continue to move with the same constant velocity forever unless the acted upon by an external force। सॉरी, सेकंड नहीं था, फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, हालांकि यहाँ तक कि उस पर कोई नेट फोर्स लगे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मूव करती रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगे। तो ये इस लिहाज से ये वाली बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। नेक्स्ट है हमारे पास 3.4, इसमें कहा गया है डिफाइन इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। तो इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ विच इट एक्ट। बेसिकली अगर कोई लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगे तो हमें वो मेजर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो हम उसका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम जो है वो मेजर करते हैं। तो इट इज़ आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो आप इसका दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये भी लिख सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इस तरह से आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम और इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 3.5 पे। इसमें पूछा जा रहा है वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, और अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी यहाँ तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो रेस्ट वाला तो मोस्टली हम एक्सपीरियंस करते हैं कि रेस्ट में जो चीज़ है वो रेस्ट में ही रहती है, लेकिन ये मोशन जो है कांस्टेंट मोशन वाला, ये वाला उसका लॉ हम दुनिया पे होते नहीं देख पाते अर्थ पे। तो इसकी क्या वजह है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व ऑन अर्थ बिकॉज फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। These forces oppose motion, so object naturally slow down, making it hard to see motion continuing to its own without a force। तो बेसिकली यहाँ पे दुनिया के ऊपर ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन जारी नहीं रख पाता, उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो लग रही होती है। तो इस वजह से ये हम स्पेस के अंदर तो देख सकते हैं, लेकिन दुनिया के ऊपर, अर्थ के ऊपर हम ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से। कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में नहीं रहता हमेशा के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम जी। तो 3.6 में पूछा जा रहा है व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट व्हाई। तो बेसिकली दिस हैपन व्हेन द कार सडनली एक्सेलरेट योर बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा था कि हर बॉडी जिसके अंदर मैस होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखना चाहती है, और अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको भी बरकरार रखना चाहती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। और हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा यहाँ तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। So as the car move forward, your body resists the change and you feel pushed back into the seat। तो जब कार मूव करती है तो इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट करती है उस चेंज को, और आपको बैकवर्ड सीट की तरफ जो है वो पुश करती है। नेक्स्ट हमारे पास 3.7 है। इसमें पूछा जा रहा है द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ नेट फोर्स, वाई इज इट सो। तो कहा यह जा रहा है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसमें नेट फोर्स की बात की जाती है या नेट फोर्स का तज़किरा किया जाता है, वो ऐसा क्यों है? द फोर्स इन न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द नेट फोर्स बिकॉज इट इज़ द टोटल और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसमें तमाम फोर्सेस को हमने देखना होता है कि
ओवरऑल जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि जब किसी बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही होती हैं तो सम टाइम उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होने की वजह से फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। जैसे अगर एक फोर्स राइट टू लेफ़्ट लग रही है और दूसरी फोर्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट है और इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो दैट्स वाई हमने नेट फोर्स को देखना होता है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन काज करती है। ठीक है, इट कंसीडर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिटरमिन द एक्चुअल एक्सेलरेशन कास्ट। तो अगर हम नेट फोर्स को नहीं देखेंगे तो हम एक्चुअल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.8 है हमारे पास, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बहुत इजी है, व्हेन वी ट्राई टू रोल ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल एंड स्लाइड एन अदर लाइक अ ब्लॉक ऑन द सेम सरफेस वी ऑब्जर्व दैट रोलिंग रिक्वायर्ड लेस एफर्ट। दिस शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच इज़ आल्सो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आपको नज़र आती है और उससे क्या होता है कि स्पीड भी बढ़ती है गाड़ियों की। अगर तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो तो इतनी स्पीड अटेन ही ना हो सके। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके को प्रेफर करते हैं। बेसिक इसमें यह भी याद रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है उसमें कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम होता है और जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कॉन्टेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम टायर की बात करें तो टायर का जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में हिस्सा है वो बहुत कम है एक टाइम में, तो इस वजह से जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3.9, इसमें पूछा जा रहा है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो होता क्या है बेसिकली, जब कोई पैराशूट से जंप करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो पैराशूट है उसमें जो एयर की रेजिस्टेंस है वो उसको, और दूसरे नंबर पे ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही है और एयर रेजिस्टेंस जो है वो पैराशूट की वजह से उसको कंट्रोल कर रही है, और जो नेट उसमें एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही है रेजिस्टेंस की, पहले तो थी ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी अगर एक्ट करेगी तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो रिजल्ट होगी, लेकिन अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपोज कौन कर रही है? ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो उस वक़्त जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी या मैक्सिमम ऑब्जेक्ट की उस वक़्त जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.10 है, इसमें पूछा जा रहा है एन एस्ट्रोनॉट वर्किंग इन स्पेस वांट टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। तो बहुत इजी सा ये सवाल है। टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप द एस्ट्रोनॉट शुड फायर द रॉकेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द स्पेसशिप। स्पेसशिप की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे फायर करना चाहिए। लेट्स से हमारी स्पेसशिप अगर यहाँ पे है और जो एस्ट्रोनॉट है वो यहाँ पे है, सॉरी इसे अगेन ड्रा कर लेते हैं। तो इस साइड को अगर वो फायर करेगा तो उसकी ऑपोजिट फोर्स इस साइड को लगेगी जो कि स्पेसशिप की तरफ उसे लेके आएगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे फायर करना पड़ेगा जी। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, आई होप सो आपको समझ आए होंगे जी। तो नेक्स्ट अब हम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू आइस स्केटर्स weighing 60 kg and 80 kg push off against each other on a frictionless ice track. The 60 kg skater gain a velocity of 4 meter per second. Considering all relevant calculation involved, explain how Newton third law apply to this situation. जी तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो आइस स्केटर हैं। ये तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो आइस स्केटर हैं, एक का वेट जो है 60 है और एक का 80 है। वो दोनों पहले रेस्ट में है, बाद में उन्होंने एक दूसरे को पुश ऑफ किया है अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक।
ठीक है। तो 60 kg वाला जो स्केटर है उसने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की है, जबकि जो 80 kg वाला है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, ठीक है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, या इस तरह से भी हमने इसको पढ़ा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट लिखी है, लॉ लिख दिया है। सिंस बोथ आर इनिशियली एट रेस्ट ज़ीरो, ठीक है, स्टार्ट में वो रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमारे पास इसलिए ज़ीरो आ गया, हमने वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, क्योंकि मोमेंटम बेस कर रहा होता है मैस और वेलोसिटी पे। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो दैट्स वाई हमने उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो पुट कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर चीज़ें, वो इस साइड की m1 भी गिवन है, v1 भी गिवन है और m2 भी गिवन है, v2 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से जो क्वेश्चन के अंदर हमें चीज़ें दी गई हैं इंफॉर्मेशन, वहीं से हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये हमने m1 पुट किया, ये v1 प्लस m2 हमें गिवन है, v2 नहीं गिवन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 240 आया, 80 यहाँ पे है। 240 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड पे भेज देंगे, वहाँ जाके माइनस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव 240 इस वजह से आया कि 240 इधर हमने दूसरी साइड पे इक्वल टू के मूव करवाया है। अब देखें 80 और v2 जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हमने दूसरी साइड पे भेजेंगे तो डिवाइड कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है -3 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, द नेगेटिव साइन शोज सेकेंड स्केटर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो सेकेंड स्केटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जिस पे पहला जा रहा है अगर वो नॉर्थ में, यानी कि वो अगर राइट साइड को जा रहा है, दूसरा लेफ़्ट साइड को मूव करेगा। ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी प्रूव होता है यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या था थर्ड लॉ के एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपस में अगर कोलिजन हुई है तो उसका इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। 3.2 है हमारे पास, इनफ्लेटेबल एयर बैग आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल एज सेफ्टी इक्विपमेंट इन टर्म ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट बेल्ट। तो एयर बैग जो हैं उनका क्या एडवांटेज होता है सीट बेल्ट से ज़्यादा, या एक्स्ट्रा क्या एडवांटेज होता है, हमने ये एक्सप्लेन करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। When a car crash, the change in momentum happen rapidly. Airbag increase the time over which this change occur. तो बेसिकली एयरबैग जो हैं वो उस टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसमें ये चेंज अकर हो रहा होता है, ठीक है। तो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि एक लार्ज फोर्स जो है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए लगेगी, तो उसमें हम प्रोडक्ट फाइंड करते थे फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम का। सिंस फोर्स जो है वो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पे हमें बता रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के चेंज इन टाइम के, यानी टाइम का और फोर्स का एक दूसरे से उलट रिलेशन है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो हमने टाइम इंक्रीज़ कर दिया ताकि फोर्स कम लगे। By increasing delta t, the force experienced by the person is reduced, making airbag safer than the only seat belt. तो सिर्फ सीट बेल्ट जो हैं वो भी कुछ हद तक टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एयर बैग्स हैं वो ज़्यादा टाइम को कम कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। 3.3 है हमारे पास, इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है जी कि a horse refuses to pull a cart। एक हॉर्स ने जो है वो कार्ट को पुल करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और वजह क्या बताई है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वट एवर फोर्स आई एग्जर्ट ऑन द कार्ट विल एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन मी, सिंस द नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, देयरफॉर आई हैव नो चांस ऑफ एक्सेलरेटिंग द कार्ट। बेसिक रीज़न वो ये दे रहा है कि अगर जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा कार्ट के ऊपर, उतनी ही कार्ट जो है वो मुझ पे फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगी, तो मैं जो हूँ वो कार्ड को तो खींच ही नहीं पाऊँगा जितनी भी फोर्स लगाऊँ।
व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रीज़न। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा तो होता नहीं है, जब कार्ट को घोड़े खींचते हैं तो खींच लेते हैं, तो इस रीज़न में गलती क्या है। तो बेसिक आपने ये एक्सप्लेन करना है, द हॉर्सेज रीजनिंग इज इनकरेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी। जी लेट्स से हम एक टेबल और बुक की एग्जांपल लेते हैं। जी तो लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक जो है वो रेस्ट कर रही है। अब बुक के ऊपर इस टाइम जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक वेट जो कि ग्रेविटी उससे नीचे की तरफ खींच रही है वेट, और नंबर 2 पे टेबल जो उसके ऊपर उतनी ही ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। अब इस केस में देखें कि दोनों फोर्सेस किस पे लग रही हैं, बुक के ऊपर। तो सेम ऑब्जेक्ट पे अगर तो इक्वल फोर्सेस लगें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन ये जो हमें सिनेरियो दिया गया है इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हॉर्स फोर्स लगा रहा है किस पे, कार्ट पे। अब कार्ट जो है वो फोर्स किस पे लगा रही है, ऑपोजिट हॉर्स पे। अब इसमें दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिन पे ये फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल और ऑपोजिट। ठीक है, अगर डिफरेंट बॉडीज़ पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाती, क्योंकि ये बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है और ये वाली बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। इस पे फोर्स ने और तरह से इफ़ेक्ट करना है, इस बॉडी पे फोर्स ने और तरह से इफ़ेक्ट करना है। इस पॉइंट को आप 3.1 न्यूमेरिकल में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो आइस स्केटर थे, डिफरेंट वेट था, यानी डिफरेंट बॉडीज़ हैं। अब जब वो कोलाइड किए हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगी है, ठीक है, और इक्वल फोर्स लगाई है। जितनी पहले ने लगाई है दूसरे पे उतनी ही दूसरे ने लगाई है फर्स्ट पे। न्यूटन के लॉ के मुताबिक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पहले की जो वेलोसिटी थी 60 kg वाले की, उसकी 4 मीटर पर सेकेंड उस वेलोसिटी हमें देखने को मिली थी। वहीं पे जो दूसरे की वेलोसिटी हमने निकाली थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी। तो अब इक्वल फोर्स ने दोनों के अंदर वेलोसिटी चेंज देखें डिफरेंट किया है, क्योंकि मैसेज डिफरेंट थे दोनों के। तो कैंसल आउट नहीं हुई ये फोर्सेस। ये नहीं हुआ कि पहला जो है दूसरे को जाके टकराया है, उस पर फोर्स लगी है, और दूसरे ने पहले पे लगाई है, तो फोर्सेस कैंसल आउट होगी क्योंकि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो याद रखना है, जब डिफरेंट बॉडीज़ पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगती है तो वो कैंसल आउट नहीं होती, सेम बॉडी पे लगे तो कैंसल आउट होती है। इसी तरह एक तो आप ये लॉजिक उसे दे सकते हैं। नंबर 2 पे ये है भी है कि सिर्फ फोर्स ने वो वाली फोर्सेस नहीं लगानी, उसके साथ साथ और फोर्स भी लगा रहा है हॉर्स, जो कि ग्राउंड पे लगा रहा है। ठीक है, ग्राउंड को पुश कर रहा है अपने पैरों से बैकवर्ड, और ग्राउंड रिएक्शन में उसे फॉरवर्ड जो है वो पुश दे रहा है। तो अब यहाँ पे भी देखें डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिन पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और सेम है और ऑपोजिट। अब ये भी कैंसल आउट तो नहीं होती। जब हम वॉक कर रहे हैं, हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश कर रहे हैं और इक्वल ऑपोजिट फोर्स से हमें वो फॉरवर्ड पुश कर रहा है, कैंसल आउट तो नहीं ना हो रही, क्योंकि बॉडीज़ डिफरेंट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम बॉडी पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगे तो वो कैंसल आउट होती हैं, डिफरेंट बॉडीज़ पे लगे तो नहीं कैंसल आउट होती। तो ये जो फोर्स है ये हॉर्स को पुल करने के लिए कार्ट में उसे हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। 3.4 में पूछा जा रहा है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई अ फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल ही शी ड्रा द हैंड बैकवर्ड बाय। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि जब एक कैच पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है, कोई फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हैंड जो है वो कैच पकड़ते ही पीछे की तरफ खींचता है। उसकी क्या वजह है? अगर ऊपर से बॉल को पकड़ें तो भी नीचे की तरफ को मूव करवाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है फील्डर को? तो ड्राइंग हैंड बैकवर्ड इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉल मोमेंटम इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम हैंड बैकवर्ड की तरफ पुल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टाइम लगता है जिसमें बॉल जो है हमारे हाथों से टच हो रही है, वो टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। उसके नतीजे में जो फोर्स हमारे हाथों पे लगती है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है। जैसे कि आपके सामने ये फार्मूला है फोर्स का, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे रिलेशन नज़र आ रहा है कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम से, कि फोर्स इंक्रीज़ होगी अगर मोमेंटम इंक्रीज़ होगा, और इन्वर्स रिलेशन है टाइम से। नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि अगर टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अब बेसिकली जब हैंड बैक साइड को खींचे जाते हैं तो टाइम जो है, कांटेक्ट टाइम, वो इंक्रीज़ हो जाता है
जिससे क्या होता है कि टाइम के ज़्यादा होने से ये फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। तो बैकवर्ड खींचने से हमारे हाथों को चोट कम लगती है, जो फोर्स लगनी है बॉल की वो कम से कम हमारे हाथों पे फील होती है। दिस प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम इंजरी, और इससे हमारे जो हैंड हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इंजरी से। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 3.5 पे। इसमें पूछा जा रहा है व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक, व्हाई डज द जंपर ऑफन फॉल इनटू द वाटर, एक्सप्लेन। कहा जा रहा है कि अगर कोई बोट से रिवर बैंक पे जंप करता है तो मोस्टली देखा जाता है कि जंपर जो है वो रिवर बैंक पे जाने की बजाय वाटर के अंदर ही गिर जाता है। इसकी क्या वजह है? व्हेन द पर्सन जंप फॉरवर्ड द बोट मूव बैकवर्ड ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो बेसिक होता क्या है कि जब हम फॉरवर्ड पुश करते हैं अपने आप को, बोट के ऊपर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड, तो बोट जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव करती है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस सडन बैकवर्ड मूवमेंट कैन काज द जंपर टू लूज बैलेंस एंड फॉल इनटू द वाटर। अब ये जो सडनली वो बैक को मूव कर गया है, अब ये हमने तो सरफेस के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से ऐसे नहीं होता, लेकिन वाटर के ऊपर जो है वो बोट इजीली बैकवर्ड मूव कर जाती है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक हमें लगता है कि हम जंप करके पहुँच जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है। इसमें पूछा जा रहा है इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेज सडनली फ्रॉम एवरीथिंग। वैनिशेज का मतलब है ख़त्म हो जाए, ठीक है, गायब हो जाए। देन द व्हाट कुड बी द सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। जी तो लेट्स से हमारी डेली रूटीन जो है उससे फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमारे जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हो रही होंगी? वॉकिंग और रनिंग बिकम इम्पॉसिबल, बिकम्स, हमें वॉक करना और भागना जो है वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। व्हीकल जो हैं वो मूव और स्टॉप नहीं कर पाएंगी, अगर चल रही हैं तो वो रुक नहीं सकेंगी, और अगर रुकी हुई हैं तो वो मूव नहीं करेंगी। ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू स्लाइडिंग फॉर एवर, ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्लाइड करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। वी कांट होल्ड और ग्रिप एनीथिंग, हम ना तो किसी चीज़ को पकड़ सकेंगे ना होल्ड कर सकेंगे। मशीन्स एंड टूल वोंट फंक्शन, मशीन्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो फ्रिक्शन जो है वो एसेंशियल है फॉर मोस्ट डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए। इससे यही प्रूव होता है। तो ये था हमारा लास्ट CRQ। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो 3.1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं आपको जो है हाईलाइट करवा दूंगा, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने चैप्टर को जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उसमें अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक्स ही हैं पूरे, तो इस वजह से मैं इनको अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं इनको निशान लगवा दूँगा। जी तो पेज 53 है, यहाँ पे हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स 3.1। इसमें अगर आप देखें तो ये वाज़े तौर पे जो है वो कॉन्सेप्ट है फोर्स का, वो एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसको आपने यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। जी तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3.2 है, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी तो पेज आपके पास 57 है। 3.4 हेडिंग है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहले एक्सप्लेन किया गया, इसको आपने लिखना है। उसके बाद जो है वो इनर्शिया को एक्सप्लेन ना भी कीजिए तो ज़रूरी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे आप, उसकी डेरिवेशन भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो इनफ होगा। और आपने मेन बातें ही बतानी है, ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा जो है वो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी करें। मेन आपने जो लॉ है वो लिखना है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3, डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पेज 69 पे मिल जाएगी। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इसके साथ साथ जो डेरिवेशन आपने साथ एक्सप्लेन करनी है वो यहाँ से आपने स्टार्ट कर देनी है 3.2 से, और इसमें ये भी आ जाएगा सारा, ये साथ आपने लिखना है। और ये ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल एक्सेलरेशन से किस तरह चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम है, इसको भी एक्सप्लेन करते जाना है साथ साथ। नीचे अगर आप मूव करेंगे तो 3.5 तक जो
या 3.6 तक जो है आपको इसकी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ये डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 3.4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके आंसर के लिए पेज 72 है। इस पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग है 3.10। इसको आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो ये आपके पास जो है वो आंसर होगा। इसको आप लास्ट तक जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। 3.5 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ टेबल टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज। व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके आंसर के लिए आपको पेज 66 पे आना पड़ेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नीचे जो है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दो सब फील्ड्स हैं और यहाँ पे एक टेबल है और उसके ऊपर ये तमाम इमेज भी बनी हुई है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है, बल्कि एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन को। तो ये आप ये दोनों पैराग्राफ्स को ज़रूर लिखिएगा। 3.6 जो कि लास्ट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। इसके आंसर के लिए आपको पेज जो है वो 58 है, आई थिंक, सॉरी 68 है। इस पे आना पड़ेगा। रोलिंग फ्रिक्शन के नीचे जो पैराग्राफ्स दिए गए हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है। ये पैराग्राफ यहाँ तक अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अब हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 3.1। इसमें पूछा जा रहा है अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मुराद है अलोंग द हॉरिजन, यानी कि एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपको पता है। तो बिल्कुल एक टेबल जिस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है वैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है टेबल की। इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है वो 10 kg का प्लेस्ड है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक। अब फोर्स की आपको पता है डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। मतलब इस तरह से आप ले सकते हैं कि ये हमारे पास 5 न्यूटन इस पर इस तरह से फोर्स सप्लाई की जा रही है। फाइंड क्या करना है हमने, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और नंबर 2 पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। और 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो भी हमने फाइंड करनी है। ये तो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं। मैस हमें गिवन है 10 kg, अप्लाइड फोर्स जो है 5 न्यूटन वो भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये उन्होंने वाज़े तौर पे नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि मैस जो है ब्लॉक का वो 10 kg है और वो रेस्ट कर रहा है ऑन द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दैट्स वाई जाहिर है उसकी वेलोसिटी मूव नहीं कर रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइंड हमने एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो फर्स्ट हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमें जो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फार्मूला देता है वो ये है कि F इज़ इक्वल टू ma। तो हम उसी जो फार्मूला है उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे अगर a को हमने फाइंड आउट करना है तो ma से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड F से। तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया a इज़ इक्वल टू F ओवर m। ठीक है, तो ये फार्मूला F इज़ इक्वल टू ma। इससे हमने एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है और 10 kg मैस है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन जो है हमने फाइंड आउट कर ली है, तो नेक्स्ट हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने वहाँ बुक पे मेंशन की गई थी। ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले करने की। उनमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिया। हमें क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के Vf यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस at यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। Vi हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय
जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड आउट की है 0.5 वो पुट की, और टी टाइम हमें गिवन है कि 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, तो 5 मल्टीप्लाई करवा दिया। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2.5 मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी आती है, यानी कि आफ्टर 5 सेकेंड जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वहीं पे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे। 3.2 को अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है कि अर्थ के ऊपर तो हम 10 ही कंसीडर करते हैं, तो मून की उन्होंने बता दी है क्योंकि ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये जी। तो सिंपल गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैथ हमें पर्सन का दिया गया 80 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है उसे हम 10 लेंगे, और ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1.6। तो वेट फाइंड आउट करना है सिंपल। वेट किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के इक्वल। तो यहाँ पे वेट ऑन अर्थ इक्वल है mg के, यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ, और मैस 80 है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 800 न्यूटन आ गया उसका वेट अर्थ पे। मून पे अगर देखना है तो g की जगह मून की ग्रेविटी पुट करनी है, यानी 1.6, और हमारे पास 128 न्यूटन जो है वो वेट आ गया उसका मून के ऊपर। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर जो हैं वो मेंशन कर दिए। 3.3 में पूछा जा रहा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो बेसिक पूछा ये जा रहा है कि एक 800 किलोग्राम की कार है, उसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उससे हमने 30 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, और 10 सेकेंड के अंदर करनी है। तो कितनी फोर्स जो है वो हमें लगानी पड़ेगी जी। तो गिवन डाटा हमारे पास मैस है कार का, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन कितनी हमने करवानी है बेसिकली। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे डेल्टा V भी लिखा होता है, उससे मुराद यही है Vf माइनस वी आई। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। 30 है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, डिवाइड करेंगे 10 टाइम से, ऑलरेडी सेकेंड्स में गिवन है। तो 30 माइनस 10 हमारे पास 20 आया, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हमने करवानी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है तो अब फोर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। अगेन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो m मल्टीप्लाई बाय a करवा देंगे। अब मैथ्स हमें गिवन है 800 मल्टीप्लाई बाय 2, जो अभी हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की है, तो मल्टीप्लाई करवाया तो 1600 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स आ गई। तो इस तरह से न्यूटन जो है वो ज़रूर साथ लिखना है, ये इसका यूनिट है 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी एक गाड़ी जो कि 800 kg की है, उसे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज करने के लिए 10 सेकेंड में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.4 है, अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg, फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो सिंपल है कि एक गन से बुलेट को फायर किया गया है, उसका मास गिवन है, इसी तरह जो है बुलेट की वेलोसिटी भी बता दी गई है। अब मैस जो गन का है वो भी गिवन है, लेकिन गन की वेलोसिटी नहीं गिवन, जिससे उसने बैकवर्ड जो है वो मूव करना है। आपको पता है कि जब भी गन से फायर होता है बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन बैक साइड को मूव करती है। तो फाइंड आउट करते हैं अब इसको। सबसे पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास मैस है बुलेट का 5 ग्राम। अब डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का एक मकसद ये भी होता है कि हम उसके जो यूनिट्स हैं उनको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हमें ये काम करने को मिला है। 5 ग्राम की बुलेट है, उसको केजी में आपको पता है कि मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 को 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो केजी के अंदर ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है
1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो दैट्स वाई 5 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.05 kg। फाइनल वेलोसिटी दी गई है हमें बुलेट की जो है वो 300 है। इसी तरह जो गन का मैस है वो 10 kg है और जो वेलोसिटी है गन की वो अभी हमें नहीं दी गई। तो फाइंड करते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही लॉ, जो कि हमें क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। यानी आपने बुक के अंदर भी ये स्टेटमेंट पढ़ी थी इस तरह से, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन किया है कि बिफोर जो है वो वाला मोमेंटम हमने ज़ीरो पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। तो स्टार्ट में तो ना गन की कोई वेलोसिटी थी ना कोई बुलेट की वेलोसिटी थी, इसलिए दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से पूरी जो बिफोर वाली साइड है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। इस साइड पे अब हम जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा फार्मूला को वैल्यूज़ पुट करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमें मैस बुलेट का भी पता है और वेलोसिटी जो है वो बुलेट की पता है, लेकिन जो मैस गन का वो तो पता है लेकिन वेलोसिटी गन की नहीं पता। तो हम इसका क्या करेंगे कि ये MBVF यानी बुलेट का मैस और वेलोसिटी इधर प्लस हो रहे हैं, इनको इस साइड पे भेजेंगे। यहाँ पे आके इन पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहे हैं, तो इधर आके माइनस हो जाएंगे। फिर लास्ट पे जो VF के साथ mg है ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बिल्कुल ऐसे ही किया है कि इसको हमने दूसरे साइड पे इक्वल के भेजा तो यहाँ पे नेगेटिव MBVF आ गया, और इसी तरह जब हमने इस वाली साइड को दूसरी साइड पे भेजा तो mg आ गया, और हमारे पास जो फार्मूला है वो फाइनल वेलोसिटी का गन की वो बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जब फार्मूला बन गया हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैस जो है बुलेट का 0.005 है, वेलोसिटी उसकी 300 है, और मैस जो गन का है वो 10 kg है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 नेगेटिव साइन के साथ जो है वो आंसर आएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वेलोसिटी होगी बुलेट के। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। 3.5 न्यूमेरिकल है। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, ही थ्रो अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमिन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। तो सिंपल सी बात है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में है और उसने एक रेंच को जो है वो आगे की तरफ को फेंका है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पीछे को लगेगी। न्यूटन का लॉ हमें ये बात बताता है, थर्ड लॉ, कि इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो लेट से हमारे पास ये अगर एक एस्ट्रोनॉट है और उसने जो है वो रेंच को इस डायरेक्शन में फेंका है, तो वो खुद इस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगेगी। तो हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, और इसी तरह हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है जो 30 मिनट में वो स्पीड पे ट्रैवल करके कवर करेगा। जी, तो गिवन क्या क्या है हमें? एक तो मैस हमें गिवन है एस्ट्रोनॉट का, इसके साथ रेंज का मैस भी गिवन है, लेकिन ग्राम में है, उसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी जो रेंज की है वो गिवन है, लेकिन जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि पहले तो ना रेंच जो था वो मोशन में था या उसकी कोई वेलोसिटी थी, और ना ही जो एस्ट्रोनॉट है उसकी, जिसकी वजह से ये वाला मोमेंटम जो है, जो कि प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, वो भी ज़ीरो हो गया। अब इस साइड पे जो है हमने रीअरेंज करना है VF के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए एस्ट्रोनॉट की। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली टर्म जो है प्लस हो रही है, तो इसे हम इक्वल टू के इस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया कि मैस जो है रेंज का और वेलोसिटी जो है वो माइनस में लिख दी। अब इधर से जो हमारे पास मैस तो गिवन है, मैस VF से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके इक्वल टू के क्या होगा? डिवाइड। तो इस तरह से हमने उसको भी डिवीजन में लिख दिया, और नेगेटिव साइन भी है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें। ये मैस है
हमारे पास रेंज का और ये हमारे पास वेलोसिटी है। इसी तरह ये मास है हमारे पास एस्ट्रोनॉट का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 70 से डिवाइड करें तो 0.015 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ गई एस्ट्रोनॉट की, जिससे वो मूव करेगा। अब ये हमारा पहला पार्ट जो है रिकॉइल स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट फाइंड करना है इन 30 मिनट। अब मिनट्स को आपको पता है कि सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड उसका ऐसा यूनिट है। तो 30 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ इक्वल टू 1800 सेकेंड्स। आपके पास आंसर आ गया। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। बहुत इजी सा फार्मूला है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास 0.015 जो है वो हमने फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाय 1800। तो 1800 से मल्टीप्लाई किया तो 27 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन जो है वो बताने लाजमी नहीं थी, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो है ये हमने नहीं लगाया। डिस्टेंस में आपको पता है कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन नहीं हमने साथ इंडिकेट किया। तो 27 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा एस्ट्रोनॉट 30 मिनट्स के अंदर। तो ये हमारे दोनों आंसर जो हैं ये मेंशन हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम जी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.6 है। इसमें पूछा जा रहा है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 kg bogie of a good train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied by 10 raised power 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collide with the first one and couple to it. Find the common velocity of the two bogies after they become coupled. अब दो बोगीज़ हैं, उनका मैस और एक जो है वो वेलोसिटीज़ भी गिवन है, दोनों की वेलोसिटीज़ भी गिवन है। अब ये बिफोर कोलिजन की बात की जा रही है। आफ्टर कोलिजन में ये बताया जा रहा है कि दोनों बोगीज़ जो हैं वो सेम कपल्ड हो गई हैं, एक ही वेलोसिटी से जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो गई हैं। तो वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है जी। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मैस है फर्स्ट बोगी का, वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो इसको डीकोड करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, ये बच्चों को कुछ प्रॉब्लम लगती है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सिंपल है, आपने 6 लिखा, उसके बाद आपने देखना है कि 10 की जो रेज पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट को जो है वो 3 प्लेसेस राइट साइड को मूव करवाना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने उतनी ही प्लेसेस लेफ़्ट साइड को मूव करवाना है। तो अब 6 के बाद पॉइंट है, उसको हम 3 प्लेसेस राइट की तरफ को मूव करवाते हैं। तो क्या बनेगा ये देखें, यहाँ से हमने मूव करवाया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, इस तरह 3 प्लेसेस हमने मूव करवा दिया। अब 5 तो ऑलरेडी गिवन है, 5 को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ये आपके पास 5 आ गया। बाकी जो प्लेसेस बच गई हैं वहाँ पे आपने 0 फिल कर देना है। तो यूँ आपके पास ये 6500 बन गया। इसी तरह जो वेलोसिटी गिवन है 0.8 और मैस जो सेकंड बोगी का है उसको भी कन्वर्ट करते हैं। 9 के बाद जो है वो पॉइंट है, तो 1 2 3 प्लेसेस इसको मूव करवाया, 2 तो प्लेस करना ही है, आगे ज़ीरोज़ फिल कर दें। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 9200 आ गया। तो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 6500 और 9200। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी जो सेकंड बोगी की दी गई है वो 1.2 मीटर है, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कपलिंग, कपलिंग के बाद जो है वो दोनों ने एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करना है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहले जो है हम वही अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ जो है उसमें यही है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या आप यूँ भी लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो अब इनिशियल मोमेंटम जो है उसमें m1 v1 प्लस m2 v2 हम पुट कर देंगे, और फाइनल मोमेंटम में यहाँ पे m1 के साथ v1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो m1 के साथ v है वेलोसिटी है वही m2 की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी कपलिंग के बाद। तो उस वेलोसिटी को मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, एक ही वेलोसिटी करके vf, ठीक है, कॉमन लिया है इन दोनों से। अब हमने वैल्यूज़ को पुट इन करना है। यहाँ पे आप 6500 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.8, 9200 मल्टीप्लाई बाय 1.2,
यहाँ पे मैथ्स लिखना है M1 का 6500 और यहाँ पे प्लस करना है 9200 और फाइनल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी। अब लास्ट पे VF के साथ ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड। तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो ये इन दोनों को प्लस करने से ये आया, इसके साथ अब ये जो 15,700 है ये डिवाइड होके 1.034 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो 1.034 मीटर पर सेकंड से दोनों जो बोगियां हैं अब वो मूव करेंगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इसको आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें बुक के मुताबिक, तो 1.03 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोथ bogies move toward at together at 1.03 मीटर पर सेकेंड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं अब हम। ये तो नेक्स्ट है हमारे पास 3.7 अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड अ बाइसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। Then he continue at constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. तो बेसिक यहाँ पे हमें पहले टोटल जो है वो मैस बता दिया गया है जिसमें साइकिलिस्ट का और बाइसाइकिल का शामिल है। उसके बाद उन्होंने बताया इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और उसके बाद 90 की फोर्स लगी है 8 सेकेंड तक, और फिर जो है वो कांस्टेंट जो स्पीड अटेन हो गई है, फिर कांस्टेंट उसी स्पीड से मज़ीद 8 सेकेंड मूव किया गया है। तो फाइंड करें टोटल डिस्टेंस। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मैस है साइकिलिस्ट का और बाइसाइकिल का, इन दोनों को प्लस करके 55 + 5 60 kg टोटल मैस आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट करना है रेस्ट से। अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन है। फर्स्ट टाइम जो दिया गया है जिस पे ये 90 न्यूटन फोर्स लगनी है वो 8 सेकेंड है, और सेकेंड टाइम जिस पे कांस्टेंट स्पीड रहनी है वो है टाइम 2 यानी 8 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट 8 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन हुई है। तो यहाँ पे हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। उसको रीअरेंज करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है F/m। तो 90 हमारे पास जो है वो फोर्स थी और 60 जो है साइकिलिस्ट और बाइसाइकिल का मैस मिला के निकला था। इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय S1। अब फर्स्ट टाइम जो हमें दिया गया है 8 सेकेंड, उसमें हम कितना जो डिस्टेंस कवर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, S = VIT यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 AT² यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा उसे भी 0 कर देगा। अब टाइम कुछ भी ले लें 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 0 ही लिख दिया। यहाँ पे 1/2 1.5 हमारी एक्सेलरेशन है, 8 का स्केयर लेंगे जो कि टाइम है हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो VF = VI + AT हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। VI हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन पता है चल गया हमें 1.5 है यहाँ पे हमने निकाली है, और 8 जो है वो हमारे पास टाइम है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इस फाइनल वेलोसिटी का जब हमें पता चल गया है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला आता है फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी सिंपल सा फार्मूला है डिस्टेंस का VF मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 12 है और 8 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 मीटर जो है वो हमारे पास 8 सेकंड में जो हमने मज़ीद उसमें ट्रैवल करना था उससे 96 मीटर हमने मज़ीद कवर कर लिए। अब पहले हमने 48 मीटर कवर किए थे फर्स्ट 8 सेकंड में, अगले 8 सेकंड में 96 मीटर कवर किए हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए S1 + S2 करना पड़ेगा, यानी 48 + 96 जो कि 144 के इक्वल आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 144 मीटर कवर होगा। ये तो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास
3.8 a ball of mass 0.4 kg dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The ball rebound straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? जी तो ये सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास एक 0.4 kg की बॉल है जो कि नीचे की तरफ गिरी है 1.8 मीटर हाइट से, ठीक है। तो 1.8 मीटर हाइट से जो है वो गिरी है, उसके बाद रीबाउंस किया है, उसने ऊपर की तरफ मूव किया है वापस, और ये तकरीबन 0.8 मीटर जो है इसने वापस ऊपर की तरफ मूव किया है। तो कितनी जो इम्पल्स है वो फ्लोर ने इस पर लगाई है जिसकी वजह से ये वापस 0.8 मीटर जो है इसने ऊपर की तरफ मूव किया है। जी तो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मैस है बॉल का, इनिशियल हाइट है, रीबाउंड हाइट है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है पहले। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो रही है, तो ए हम जी से रिप्लेस कर देते हैं और डिस्टेंस जो है वो हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये दो चेंजेस किए हैं। अब हमारे पास वी एफ जो है वो भी गिवन है, यहाँ पे वी आई को मैंने ज़ीरो कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से हाइट से गिरती है तो फर्स्ट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, तो इस वजह से ये ज़ीरो हो गया। अब सिंपल है, आगे थोड़ा सा मज़ीद चेंज करेंगे इसमें कि ये वी एफ का स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्केयर रूट लेंगे। इसका स्केयर रूट जो है स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड का स्केयर रूट वैसे का वैसे रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन हमने जो है नीचे पुट की है, यहाँ पे आपने याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल है जी, हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये फार्मूला है हमारे पास, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बता दिया 0 है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ये वो वेलोसिटी है। तो 2gh है हमारे पास, 2 को एज इट इज़ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर देना है। जी हमारे पास ग्रेविटी जो है वो 10 होती है अर्थ पे, और हाइट जो है वो 1.8 गिवन है। तो 6 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन ये डाउनवर्ड है, तो आपको पता है कि जब ये डाउनवर्ड है तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन भी लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या नीचे जाके भी जब हम इम्पल्स फाइंड करेंगे तब भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये बस याद रखना है, डाउनवर्ड की वजह से हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। इसी तरह वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंड, अब जब रीबाउंड करना है इसने, वापस उठना है, तो उस वक़्त की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं। वो हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ाइनल तो उसमें आपको पता है कि स्टॉप हो जाती है एंड पे जाके बॉल। जब भी ऊपर को कोई चीज़ मूव करती है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो रुकती है, फिर नीचे को मूव करती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो इस सूरत में हमारे पास ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी। तो चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉल जब ऊपर को बाउंस करेगी तो टिप पे जाके यानी पीक पे जाके रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इस सिलसिले में 0 होती है। जिस तरह पहली कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पे हमने जो है 0 पुट कर दिया, और वी आई जो है उसका स्केयर रूट लेंगे स्केयर का। और इधर जी के साथ भी आपको नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बार बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गया, और हमारा फार्मूला फिर ऊपर वाले फार्मूले जैसा ही यहाँ पे भी बन गया। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया V2 इज़ इक्वल टू 2GH2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10G की वैल्यू है, और जो रीबाउंस हाइट थी वो 0.8 थी, तो वो पुट कर दी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो 4 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास V1 और V2 हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट हमने जो है इम्पल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक जी। तो इम्पल्स का फार्मूला जो है वो बुक से आपके सामने डिस्प्लेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इम्पल्स इक्वल होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और ये इक्वल किसके है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है, मैथ तो सेम रहता है, तो V2 माइनस V1। अब सिंपल है, मैथ हमारे पास 0.4 है, V2 हमारे पास 4 है, और V1 जो है वो हमारे पास
-6 पुट कर देंगे। नेगेटिव क्यों हमने पुट की है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये ऊपर की तरफ है तो इसका साइन जो है प्लस ही रहने दिया है हमने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 4 6 10 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है ना इसके साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो 3.9 है। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल 2 बॉल ऑफ मास 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, ये लेट्स से 0.2 kg की है और ये 0.4 kg की बॉल है। ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। इट्स मीन अगर एक की वेलोसिटी राइट साइड को है तो दूसरे की वेलोसिटी लेफ़्ट साइड को है, ठीक है, और आपस में ये कोलाइड करेंगी। अब वेलोसिटी जो है इस तरह से शो करने के लिए हमें इन दोनों में से एक की वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आफ्टर कोलिजन जो है 0.2 kg वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। ये तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा जो है उसको मेंशन कर दिया है। मैथ हमने फर्स्ट बॉल का लिखा 0.2 kg, उसकी वेलोसिटी जो है वो अज्यूम करते हैं कि राइट साइड को है, ठीक है। दूसरी बॉल जो है वो 0.4 kg की है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर है, लेकिन लेफ्ट वर्ड है, इस वजह से उसके साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगाया है, इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने हमें जो फर्स्ट बॉल है 0.2 kg की, उसकी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी की हमने फाइंड आउट करनी है बॉल 2 की। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास m1 v1 m2 v2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन जो है वो m1 vf1 से और m2 vf2 से। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें जी। पहली बॉल का मास जो है 0.2 है, वेलोसिटी उसकी 20 है बिफोर कोलिजन। इसी तरह बॉल 2 का 0.4 है और वेलोसिटी -5 है। इसी तरह m1 जो आफ्टर कोलिजन है 0.2 है उसका मास और 6 उसकी वेलोसिटी है। मास तो नहीं ना चेंज होना, मास वही रहना है। और सेकंड बॉल का भी मास 0.4 गिवन है, लेकिन वेलोसिटी नहीं गिवन। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 1.2 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा VF के लिए हमने रीअरेंज करना है, जैसे कि हमारे पास 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1.2 इधर प्लस हो रहा है, इसको इक्वल टू के इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने से हमारे पास 0.8 आंसर आ गया। लास्ट पे जो है हमारे पास सिंपल अब ये करना है कि 0.4 VF से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके डिवाइड होना शुरू कर देगा। तो 0.8 से 0.4 को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास V2 का आंसर आ जाएगा, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकंड बॉल है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। और यहाँ पे साइन भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का हमने किसके लिए रखा था, टूवर्ड राइट के लिए, तो राइट साइड को जो है ये मूव करेगा, ये भी आपने याद रखना है। तो 0.4 kg बॉल मूव टू द राइट आफ्टर द कोलिजन। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछिएगा।